जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यू ऑल इन क्लास of pharmacology. Hope you all will be doing well, happy with your lives, and कोशिश करें अपने पास एक नोटबुक रखें या पेज रखें, पेन रखें, ताकि जो भी चीज़ें हैं जो लेक्चर में नहीं है, हमारे स्लाइड्स में नहीं है, तो आप वो नोट करते जाए टाइम टू टाइम। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है व्हाट इज़ एंटासिड। एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, एक बहुत ही कॉमन ड्रग है, बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है ये। लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, या नॉलेज होता है, या चीज़ें होती है जो कि आपको जानने की ज़रूरत है कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं इनको, इसकी ज़रूरत क्या है। और बहुत सारे ऐसे फाइन लाइन डिफरेंसेस होते हैं मुख्तलिफ ड्रग्स में। स्पेशली जब हम एंटासिड की बात करते हैं, तो ये जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन्स है, तो ये रेक्टिफाई हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे आज के लेक्चर में। अच्छा, व्हाट आर एंटासिड? देखिए, एन एंटासिड इज अ बेस व्हिच काउंटरएक्ट्स स्टमक एसिडिटी। देखिए, जितनी भी एंटासिड मार्केट में अवेलेबल है, जितनी भी एंटासिड बुक्स में अवेलेबल है, तो ये सब एंटासिड जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, जो एसिड है, उसको न्यूट्रल करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि उसकी एसिडिटी कम हो जाए। आप सबको पता है कि एसिडिटी क्या है, जो कि हमने बार बार पीच के बारे में बात की। और अगर अब भी किसी को नहीं पता, तो चले मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाके मैं आपको फिर पीच का पावर फैक्टर बताता हूँ कि बेसिक क्या है, एसिडिक क्या है। लेकिन अभी आप सिर्फ डेफिनेशन को समझे कि एंटासिड क्या चीज़ है। एंटासिड एक बेस होता है, एक बेस होता है जो कि स्टमक के एसिड को काउंटरएक्ट करता है, स्टमक के एसिड को न्यूट्रल करता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एन एंटासिड। एंटासिड न्यूट्रलाइजेज स्टमक एसिड्स। ये आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हुए इस पिक्चर में, जो कि एज अ एंटासिड इस्तेमाल होते हैं। देखिए, ये आप इस पिक्चर में, पिक्चोरियल इलस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि एक स्टमक है जिसमें एक लावा पड़ा हुआ है। इट मीन्स कि स्टमक एसिडिटी है। अक्सर आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो बर्निंग का इशू आता है, हार्ट बर्निंग का इशू आता है, स्टमक बर्निंग का इशू आता है, तो उसको सिर्फ एक चीज सॉल्व कर सकते हैं, वो है सिंपल सॉल्यूशन है उसका है एंटासिड। मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूँ। अगर किसी का कोई इशू है, तो कोई कंफ्यूजन है, क्वेरी है, तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, these are drugs or inorganic chemicals that have been used for years to neutralize acid in the stomach. अच्छा, ये कुछ एंटासिड जो है वो ड्रग्स भी हो सकते हैं, कोई इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी हो सकते हैं, जो कि बड़े अरसे से इस्तेमाल हो रही है स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, स्टमक के एसिडिटी को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। अच्छा, एक फॉर्मल डिफिनीशन देख ले। आपका फॉर्मल जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो है एंटासिड इज एनी सब्सटेंस। एंड एंटासिड इज एनी सब्सटेंस, ये कोई भी चीज हो सकती है, जनरली अ बेस और अ बेसिक साल्ट, जो कि अमूमन एक बेस होता है या एक बेसिक साल्ट होता है, विच न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, जो कि स्टमक की एसिडिटी को, मैदे की तेजाबियत को न्यूट्रलाइज करता है, कम करता है। दे आर यूज टू रिलीव एसिड इंडाइजेशन। देखिए, जब एसिड इनडाइजेशन होता है, एसिडिटी की वजह से जो इनडाइजेशन या बदहजमी होती है, उससे छुटकारा पाने के लिए एंटासिड को इस्तेमाल किया जाता है। अपसेट स्टमक, अगर अपसेट स्टमक है, सोर स्टमक है, या हार्ट बर्न है। देखिए, सोर स्टमक, हार्ट बर्न, अपसेट स्टमक, इनडाइजेशन, ये सब चीजें आती हैं जब आपके स्टमक की पीच का लेवल बहुत ज्यादा गिर जाए। इसका मतलब है कि आपके स्टमक का पीच एसिडिक हो। वो तो वैसे भी एसिडिक होता है, लेकिन जब एसिडिटी इंक्रीज हो जाए तो ये मसले आपको आएंगे, अपसेट स्टमक, सोर स्टमक, हार्ट बर्न एंड इंडाइजेशन, जिसको रिलीव करने के लिए यूज किया जाता है एंटासिड। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? देखिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटासिड। हम पढ़ते हैं कि जो एंटासिड इस्तेमाल करते हैं एसिडिटी से रिलीव होने के लिए, तो इसका मैकेनिज्म क्या है? एंटासिड्स परफॉर्म अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाता है आपके स्टमक में। दैट इज दे बफर गैस्ट्रिक एसिड। आपके जो गैस्ट्रिक एसिड है, गैस्ट्रिक एसिड से मुराद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, जो कि आपके स्टमक के सेल्स उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं।
raising the pH to reduce the acidity in the stomach। देखिए एंटासिड जो है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है, और ये जो आपके गैस्ट्रिक एसिड है, जो एसिड है आपके स्टमक का, तो उसको बफर करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है, और इसकी पीएच को इंक्रीज करता है, बेसिसिटी की तरफ ले जाता है। मतलब पीएच नंबर को इंक्रीज करता है और पीएच को और एसिडिटी को डिक्रीज करता है। When gastric hydrochloric acid reaches the nerves in the gastrointestinal mucosa, देखिए आपका जो gastrointestinal mucosa है आपके इंटेस्टिन में है, ये आपके स्टमक में है, स्टमक का जो आपके लाइन है, इर्द गिर्द के लाइन जिसको हम म्यूकोजल लाइनिंग कहते हैं या gastrointestinal mucosa कहते हैं, उसके अंदर आपके हैं ब्लड वेसल्स और नर्व्स है। दे सिग्नल पेन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपको आपने देखा होगा कि अक्सर पेप्टिक अल्सर की सिचुएशन में या कोई भी ऐसी परफोरेशन का इश्यू, स्टमक परफोरेशन का, तो एसिडिटी ज़्यादा हो तो परफोरेशन काज करते हैं, पेप्टिक अल्सर वगैरह काज करते हैं, या जो कैंसर वगैरह है, तो उसकी वजह से जो नर्व्स है वो म्यूकोजल मेम्ब्रेन का कोरोजन इतना हो जाता है कि वो नर्व तक पहुंच जाते हैं वो एसिड। जब एसिड पहुंच जाता है जो, तो वही नर्व्स आपकी ब्रेन को, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक मैसेज देता है पेन का, जो कि आपके पेन का जो एरिया है आपके ब्रेन का, और हमने सीनेस में पढ़ा हुआ है, वो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है कि फला जगह पे पेन हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कोरोजन ऑफ द म्यूकोजल मेम्ब्रेन बाय द एसिड। This happens when these nerves are exposed as in peptic ulcer। मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि जो नर्व्स है, ये जो आपके इंटेस्टिन का या स्टमक के का एक्सटर्नल लाइन का इंटरनल लाइनिंग है, जिसको हम म्यूकोजल मेम्ब्रेन कहते हैं या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा कहते हैं, उसके अंदर साइड पे, उसकी डीप साइड पर होते हैं आपके नर्व्स। अगर कोरोजन इतना हो जाए, म्यूकस मेम्ब्रेन इतना डैमेज हो जाए कि वो जो एसिड है या जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है वो नर्व्स तक पहुंच जाए, तो आपके सीनस को वो सिग्नल देंगे पेन का। The gastric acid may also reach the ulcers in the esophagus or duodenum। देखिए एसोफेगस आप सबको पता है कि आपका जो पाइप एंटर होता है, जो पाइप ट्यूब एंटर होता है स्टमक को, उसको कहते हैं एसोफेगस। और जहाँ पर स्टमक खत्म होता है और इंटेस्टिन स्टार्ट होता है, तो स्टमक से जो ट्यूब नीचे जाता है, स्टमक से जो ट्यूब का आउटलेट है उसको कहते हैं ड्यूडेनम। तो ये एसोफेगस, ड्यूडेनम और स्टमक दोनों में, तीनों में हो सकता है। ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटासिड। ये आप इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, ये एंटासिड से मेडिकेशन एंटर द स्टमक। ये जो आप एरिया देख रहे हैं जहां पर मैं ये एरो घुमा रहा हूँ, ये जो एरिया है जो स्टमक को एंटर हो रहा है, जो पाइप, इसको कहते हैं एसोफेगस। तो यहां से मेडिकेशन एंटर हुआ। कौन सा मेडिकेशन? एंटासिड। एंटासिड एंटर हुआ, ये आप देख रहे हैं रेड कलर में, इसमें फ्लूइड है, इसमें खुराक है, इसमें एसिड है, इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो है एसिडिक। तो ये जो ड्रग आ गया अंदर, जो एंटासिड है वो अंदर आया, और एसिड स्टमक कंटेंट, तो यहाँ पर एसिड है, तो इस एसिड को ये एंटासिड न्यूट्रलाइज कर देता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो कलर है, ये इस कलर की इंटेंसिटी रिड्यूस हुई है इधर, न्यूट्रलाइज स्टमक कंटेंट। तो इसको एंटासिड ने न्यूट्रलाइज किया। अच्छा, ये जो पाइप नीचे जा रहा है, ये जो स्टमक का आउटलेट पाइप है, इसको कहते हैं डेवडेनम। तो ये जो एसिडिटी है, ये यहाँ पर भी हो सकती है एसोफेगस में, जिसको एसोफेजाइटिस कहते हैं, एसोफेजाइटिस इस एसिड के रिफ्लेक्स की वजह से जो होता है। और इसके अलावा डिडोनियम अल्सर भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, डिडोनियम अल्सर भी होता है जब ये वॉल्स जो है, यहाँ पर भी एक वॉल है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, जहाँ पर ये मैं एरो घुमा रहा हूँ, ये जो आप एरो देख रहे हैं, यहाँ पर ये वॉल लगी हुई जो कि इस एसिड को ऊपर जाने से प्रिवेंट करते हैं। अगर बार बार ये ऊपर जाते, ये एसिड रिफ्लेक्स करता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर भी ये कोरोजन काज करेंगे, जिसको कहते हैं एसोफेजाइटिस। जी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, एक और प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूं, फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल के एप्लीकेशन में अगर आप किसी चीज़ को जूम करना चाहते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पर दो फिंगर के साथ पिंच आउट करें, तो ये जूम और जूम आउट हो जाएगी। अच्छा, स्टमक की एसिडिटी, स्टमक की पीच लेवल के हवाले से थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट हो वो क्लियर हो। ये आप देख सकते हैं कि जो पीच के नंबर्स है वो होते हैं 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके 14 तक।
और ये 7 है दरमियान में, ये 7 है न्यूट्रल, जो कि वाटर का, प्योर वाटर का पीएच है। प्योर वाटर का पीएच है 7। और ये आप देखें, अगर 7 से आप नीचे आते हैं 6 5 4 3 2 1 0, तो ये है एसिडिक। और अगर आप 7 से ऊपर जाते हैं 8 9 10 11 12 13 14, तो ये है बेसिक पीएच। तो स्टमक का जो पीएच होता है वो 6 और 0 के दरमियान होता है नॉर्मली। द स्टमक रेस्टिंग पीएच लेवल इज अबाउट 4 to 5। तो 4 to 5 जाहिर सी बात एक एसिडिक पीएच है। आफ्टर अ हाई प्रोटीन मील द स्टमक पीएच लेवल में ड्रॉप टू 1 और 2। अच्छा, अगर किसी को एसिडिटी है तो उन्हें अक्सर डॉक्टर जो है वो डायरेक्शन देते हैं, उनके काउंसलिंग करते हैं कि आप जो प्रोटीनिशियस डाइट है, फॉर एग्जांपल मीट, आप वो ना खाएं। क्यों ना खाएं? बिकॉज वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं, वो पीएच को एसिड की तरफ, एसिडिक नंबर की तरफ लाते हैं। तो ये आपके सामने है, 0 से 6 तक की एसिडिक है और 8 से 14 तक की बेसिक है और 7 जो है वो न्यूट्रल पीएच है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा देखिए, मैं आप लोगों को जनरल एक बता दूं कि एसिड का काम क्या है हमारे बॉडी में। देखिए, हमारे स्टमक में मुख्तलिफ किस्म के फ्लूइड्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक सिक्रेशन। उस गैस्ट्रिक सिक्रीशन में होता क्या है, गैस्ट्रिक जूस जो नॉर्मली हम कहते हैं उसको, उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl होता है उसमें। उसमें मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो कि खुराक को ब्रेक डाउन करते हैं। इसके अलावा उसमें होते हैं ये पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये जो बेसिक कंपोनेंट्स है, कार्बोनेट्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें मिला के ये बनाते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन या गैस्ट्रिक फ्लूइड। और आपके स्टमक का जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है, मतलब गैस्ट्रिक जो सिक्रीशन है आपके स्टमक के वॉल्स, जिसको हम पेरिटल्सिस कहते हैं, या गैस्ट्रिक के ये जो आपके स्टमक के वॉल्स है, ये आप देख रहे हैं, ये स्टमक है आपके सामने, ये जो रेड बॉर्डर आप देख रहे हैं ये वाले, ये स्टमक के वॉल्स है। यहाँ पर होते पेरिटल्सिस और ग्लैंड्स जो कि मुख्तलिफ चीजों को। जी हसनैन, मैं आपको क्वेरी को आंसर करता हूँ। देखिए, ये आप देख लें कि यहाँ पर ये जो स्टमक के लाइनिंग है, स्टमक के लाइनिंग है, यहाँ पर होते हैं पेराटाइल सेल्स और यहाँ पर होते हैं आपकी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जो है मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स को रिलीज करते हैं जो कि आपके खुराक के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और आपकी जो ये पेराटाइल सेल्स है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस सील को सिक्रीट करता है। तो ये जो एक्सटर्नल लाइनिंग है, यहाँ से जितनी भी सिक्रीशंस होती है, यहाँ से तकरीबन 3 to 4 लीटर पर डे सिक्रीशंस होती है। 3 to 4 लीटर पर डे सिक्रीशंस होती है इन लाइनिंग से, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस। अच्छा, ये देखिए आप, मेजर फंक्शंस ऑफ स्टमक एसिड स्टेरलाइजेस द फूड। देखिए, एसिड ये है कि मैंने आपको बताया कि ये इसका पीएच होता है 1 to 5, 1 to 4। तो 1 to 4 मेरे एक बहुत ही ज्यादा, एक बहुत ही एग्रेसिव पीएच है। अगर आप लोग देख लें, आप लोगों ने आमतौर पे तेजाब देखा होगा, आम जो तेजाब मिलता है, या जो बैटरीज में जो एसिड होता है, जो तेजाब होता है, उसका पीएच हार्डली होता है 3 to 4, मतलब 2 to 3, 3 to 4, इस तरह का पीएच होता है उसका। लेकिन वो कितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट उसका होता है। लेकिन अभी आप देख लें स्टमक का, इसका पीएच होता है 1 to 4, तो ये उससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट है ये वाला एसिड जो स्टमक प्रोड्यूस करता है। तो इसका काम क्या है, ये स्टेरलाइजेस द फूड। देखिए, जितनी भी आप खुराक खाते हैं उसमें जाहिर सी बात है कोई ना कोई पैथोजेंस होंगे, माइक्रोब्स होंगे जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जो एसिड है, स्टमक एसिड, ये उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। प्रोटीन डाइजेशन, देखिए प्रोटीन्स आप जितनी भी चीज़ें खाते हैं, आप मतलब प्रोटीनिशियस डाइट्स जो खाते हैं, उनके डाइजेशन भी करवाता है स्टमक एसिड। अच्छा, एक्टिवेटिंग पेप्सिन, ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, जो कि उस स्टमक लाइनिंग से सिक्रिएट होता है फिर, और जो प्रोटीन्स वगैरह उसकी डाइजेशन करवाता है। एक्टिवेटिंग एंट्रेंसिक फैक्टर, मुख्तलिफ किस्म के 7 टाइप के आपके पास वो इंट्रेंसिक फैक्टर्स हैं, उन्हें एक्टिवेट करता है। स्टिमुलेटिंग द डिलीवरी ऑफ बाइल एंड एंजाइम। अगर अगर आपके स्टमक में, अगर आपकी गैस्ट्रिक सिक्रीशन में, गैस्ट्रिक फ्लूइड में अगर बाइल या एंजाइम्स की जरूरत है, तो ये जो एसिड है ये उन रिसेप्टर्स को सेंसिटाइज करता है, उन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है कि हाँ भाई, मुझे बाइल चाहिए, एंजाइम चाहिए, उसकी कमी है यहाँ पर, उन्हें रिलीज करवा दो। क्लोजिंग द एसोफेजियल स्फिंक्टर। देखिए, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये स्टमक लाइनिंग है, ये ऊपर वाला लाइनिंग जो है,
ये स्टमक जहाँ से एसोफेजिक एंड होता है, स्टमक स्टार्ट होता है, यहाँ पर एक वॉल्व होता है और यहाँ पर ये जो आप देखते हैं ये एंड में जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, 7 नंबर ओपनिंग द पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये जो स्टमक एसिड है ये ओपनिंग और क्लोजिंग करता है इस पाइलोरिक स्फिंक्टर की, ताकि जो एसिड है वो स्टमक में ही रहे, ना ऊपर जाए वहां तक एसोफेगस तक और ना नीचे आए इंटेस्टिन तक, क्योंकि इंटेस्टिन का जो पीच होता है वो बेसिक होता है, तो उसको एसिडिक होने से भी बचाता है। तो ये कुछ थे स्टमक एसिड के मुख्तलिफ फंक्शंस जो कि आपको जानने चाहिए थे। अच्छा, इस स्लाइड में आप देख लें, ये मैंने ज़रूरी समझा क्योंकि आप फील्ड में है, आप या तो फार्मेसी असिस्टेंट है या कहीं पर भी काम करते हैं, तो आप लोग जब काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की, तो उसमें से ये चीज़ें बतानी ज़रूरी होती है या जनरल पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी है। देखिए, ये जो है मुख्तलिफ किस्म के आप कोल्ड ड्रिंक्स, जो पेप्सी वगैरह है, कोक वगैरह है, ड्यू, स्प्राइट एक्सेट्रा, जितनी भी ये कोल्ड ड्रिंक्स है या जो कैन अवेलेबल है, इसका पीच होता है नॉर्मली 3। इसका पीच होता है 3, तो इट्स मीन्स कि ये क्या है, एसिडिक है। ये आप देख लें, जो ड्रिंक्स वगैरह है, जो अल्कोहल बेवरेजेस है, तो उसका पीएच होता है 4। अच्छा, ये आप देख रहे चाय या जो आप फास्ट फूड्स खाते हैं या आप और जो चीज़ें खाते हैं उसका पीएच होता है 5, ये भी एसिडिक होते हैं। अच्छा, जो एग है या मतलब ऑरेंज वगैरह है, तो इसका या जो मीट है तो इसका पीच होता है 6। अच्छा, ये आप पेवर वाटर देखते हैं, इसका पीच होता है 7। अच्छा, ये जो बनाना है या गवावा है या स्ट्रॉबेरी, तो इसका पीच होता है 8। अच्छा, ग्रेप्स या कोई ये जो नाशपाती वगैरह है, तो या सैलड, तो इसका पीच होता है 9। और ये जो है कैरेट्स है, ये मेरे ख्याल में कोई वो है शलजम है, ये भी पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा, लेमन जो है इसका पीच है 10। तो आप लोग अभी आसानी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर किसी को एसिडिटी का इशू है तो उसके लिए कौन से फूड ज़रूरी है और कौन से गैर ज़रूरी है। तो ये फूड डिसाइड करती है आपके स्टमक के पीएच को, कि वो उसको बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। अच्छा, the following are the common antacids that can be bought OTC। ये मुख्तलिफ किस्म के जो मार्केट में अवेलेबल है एंटासिड्स, तो वो है एल्यूमिनियम साल्ट्स, मोस्टली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। आप जितनी एंटासिड सिरप है उसको उठा ले तो उस पर अक्सर ये चीज़ें लिखी होती हैं। कैल्शियम साल्ट्स होते हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में वो होते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो बहुत कॉमन है। मैग्नीशियम साल्ट मिल्क का मैग्नीशिया, वो आपके पास मिल्की कलर का जो एंटासिड सिरप्स अवेलेबल है उसमें होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब मैग्नीशियम साल्ट। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट्स होते हैं और मैगल्ड्रेट एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कॉम्बिनेशन। तो ऐसे बहुत सारे एंटासिड्स है, जितनी भी आपके शॉप में एंटासिड्स है या आप ऑब्जर्व करें एंटासिड्स को, तो उसे उठाए उनमें यही चीज़ें होती है, यही साल्ट्स होते हैं उसमें जो कि एंटासिड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और आपको अभी बखूबी पता है कि एंटासिड का काम क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और कैसे ये स्टमक एसिड को रिड्यूस करते हैं। अच्छा, इसके फार्माकोडायनेमिक्स हम देखते हैं कि ये कैसे अपना काम करती है। ड्रग एक्शन, these agents act to neutralize the acidic pH in the stomach। वो तो ऑलरेडी डिस्कस किया हमने कि स्टमक एसिड को, स्टमक पीएच को न्यूट्रलाइज करता है। दे डू नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। अच्छा, ये आपको जाननी चाहिए ये बात कि जितनी भी हमने वो पढ़े, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मतलब कि ये फैमिटिडिन, रानिटिडिन, सैमेटिडिन या जो पीपीआईज वगैरह है या जो और ड्रग्स है, वो असल में जो स्टमक एसिड सिक्रीशन है वो उसको रिड्यूस करते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं, स्टमक एसिड की सिक्रीशन को। लेकिन ये जो एंटासिड्स है ये स्टमक एसिड के सिक्रीशन को इनहिबिट नहीं करते, बल्कि ये सिर्फ जो एसिड सिक्रीट हुआ हुआ है, ऑलरेडी जो एसिड सिक्रीट हुआ है, तो ये उस एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये बात आप लोगों को अपने साथ नोट कर लेना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स मीन्स कि जो एसिडिटी का इशू है वो सिर्फ एंटासिड की सिरप से सॉल्व नहीं होगा, बल्कि और इसके लिए कोई ऐसा ड्रग भी चाहिए होगा साथ में कि जो कि रिसेप्टर्स को ब्लॉक करे, ताकि वो और एसिड सिक्रीट ना कर सके, और वो जो ये जो एंटासिड है जो ऑलरेडी सिक्रीटेड एसिड है, ये उसके असर को बेसिक बनाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटासिड में कॉज एन एसिड रिबाउंड। अच्छा, एसिड रिबाउंड भी काज कर सकता है। एसिड रिबाउंड जो एसोफेजाइटिस और उसके डिफरेंट अल्सर की बात मैंने की, कि जब एसिड रिफ्लक्स होता है तो उसको कहते हैं एसिड रिबाउंड। तो ये भी कॉज कर सकता है न्यूट्रलाइजिंग द स्टमक
content to an alkaline level stimulates gastric production to cause an increase in acid production and return the stomach to its normal acidic state. देखिए, अगर ये एक ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म है आपके हमारे बॉडी का कि अगर एसिड का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक से बेसिक पे चला जाता है, वो अगर आप कोई मतलब ओवरडोज करते हैं इन ड्रग्स की या एंटासिड के ओवरडोज करते हैं, अगर आपका स्टमक अल्कलिनिटी की तरफ चलता है तो स्टमक के एसिड रिसेप्टर्स है ये अल्लाह पाक का एक ऐसा निज़ाम बनाए हुए है कि वहाँ पर वो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं। जब एसिड कम होता है आपके स्टमक में तो वो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वो गैस्ट्रिन की सिक्रीशन करते हैं आपके स्टमक लाइनिंग में, स्टमक वॉल्स में। वो है मुख्तलिफ किस्म की ग्लैंड्स है जो कि हार्मोन गैस्ट्रिन को सिक्रीट करता है। इन टर्न ये जो गैस्ट्रिन है वो फिर एसिड सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है पैराटाइड सेल्स के थ्रू। अच्छा, थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस क्या है? इसको थेरेप्यूटिकली किन-किन अलामात में, सिम्पटम्स हैं या इंडिकेशन में इस्तेमाल करते हैं? सिम्प्टोमेटिक रिलीफ ऑफ अपसेट स्टमक एसोसिएटेड विद हाइपर एसिडिटी। देखिए, मैं आपको एक कॉमन वो बताता हूँ कि जब भी एसिडिटी हो तो उसके कौन-कौन से सिम्पटम्स होंगे। पहला तो ये कि ब्लोटिंग होगी। ब्लोटिंग आप सब जानते हैं कि क्या होता है। ब्लोटिंग होगी, बर्पिंग होगी, इसके अलावा हार्ट बर्न के इश्यूज होंगे, इंडाइजेशन के इश्यूज होंगे, नाउज़िया, वोमिटिंग और बहुत ही बेसिक, बहुत ही मेजर और बहुत ही अलार्मिंग जो है वो होगा हेयर लॉस। हेयर लॉस विद स्टमक एसिडिटी। तो जो ये एसिडिटी है उसकी सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए, उसके अलामात को फॉर द टाइम बीइंग फॉर टेम्परेरी रिलीफ के लिए एंटासिड को यूज़ किया जाता है। हाइपर एसिडिक कंडीशन like peptic ulcer, gastritis, esophagitis and hiatal hernia। देखिए, पेप्टिक अल्सर ऐसे हाइपर एसिडिक कंडीशन जिस तरह के पेप्टिक अल्सर है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि पेप्टिक अल्सर क्या है जिसको जरासीम जैसे कि बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वो भी कॉज कर सकता है, मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेस फैक्टर्स भी कॉज कर सकते हैं, स्मोकिंग भी कॉज कर सकते हैं और इसके अलावा जो मोर एसिड सिक्रीशन, एसिड सिक्रीशन अगर ज़्यादा हो तो वो भी पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकता है या पेप्टिक अल्सर की सिचुएशन को और भी एग्रेसिव कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में एंटासिड को यूज़ किया जाता है। गैस्ट्राइटिस जब कोई मतलब गैस्ट्रिक लाइनिंग की जो वो है इन्फ्लेमेशन है या अगर आपकी गैस्ट्रिक लाइनिंग जो है म्यूकस मेम्ब्रेन स्टमक का या इंटेस्टाइन का अगर उसको कोई इंजरी हो जाए तो उसको कहते हैं गैस्ट्राइटिस। एसोफेजाइटिस जब एसिड रिफ्लक्स करता है ऊपर की तरफ, एसिड रिफ्लक्स करता है ऊपर की तरफ, अक्सर जिन्हें एसोफेजाइटिस होता है तो वो फील करते हैं कि जो एसिडिक चीज़ है वो उनके इधर फील होती है जो स्टमक से रिबाउंड करते हैं या रिफ्लेक्स होता है स्टमक का उसका एसोफेगस की तरफ, तो उसको कहते हैं एसोफेजाइटिस जो कि एसोफेगस के लाइनिंग का को इन्फ्लेमेशन काज करता है। एंड हाइटल हार्निया ये भी जी शफात, ये पेप्टिक अल्सर को हमने पिछले उसमें पढ़ा हुआ था लेक्चर में और इसकी इन्वेस्टिगेशन की आप बात करते तो मैं आपको प्राइवेट में ये बताता हूँ ये चीज़ें। अभी हमारे चूंकि लेक्चर वो नहीं है, टॉपिक वो नहीं है, टॉपिक से हट के थोड़ा सा फिर इशू होगा। अच्छा, स्पेशल यूज ऑफ एम्फोजी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टू बाइंड फास्फेट। ये कॉमनली जो यूज एंटासिड्स है मार्केट में, ये आप देख सकते हैं गेविस्कॉन है जिस पर लिखा हुआ है, आप देख ले लिक्विड पेपरमिंट, पेपरमिंट का ये फ्लेवर है इसका। अल्जीनेट कंपाउंड फास्ट सूथिंग रिलीफ हार्ट बर्न एंड इंडाइजेशन एंड लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा, ये मैं आपको बार बार ये बताता चलूँ और अभी भी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि मैं जो भी ये चीज़ें आपको पढ़ाता हूँ ये आपके प्रैक्टिस के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपकी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के लिए है। अभी प्रोडक्ट मुझे नहीं मेंशन करनी चाहिए थी, ये ब्रांड्स वगैरह ये अनएथिकल है, लेकिन आप लोगों के समझाने के लिए, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, उसको और भी फैम करने के लिए मैंने ये पिक्चर्स अटैच की। ये गेविस्कॉन एक नॉर्मल एंटासिड का सिरप है और इसका आप देख लें, म्यूकेन देख लें आप, इसमें क्या है ऑक्सीतजेन विद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए आप, हाइड्रोक्साइड इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है क्योंकि जहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल होता है OH ग्रुप होता है तो वो बेसिसिटी काज करता है, बेसिसिटी अल्कलिनिटी काज करता है। अच्छा, ये देखिए आप, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूकोजल एनेस्थेटिक एंड एंटासिड रिलीफ, रैपिड रिलीफ ऑफ गैस्ट्रिक पेन एंड हार्ट बर्न।
देखिए, मैं आपको एक और चीज़ अभी बताने लगा हूँ। एक होता है एंटासिड, एक होता है एंटासिड, एक होता है वो अल्जीनेट। ये आप देख लीजिए गेविस्कान पे, मेरे भी अभी नज़र पड़ी इस पे। ये एक अल्जीनेट कंपाउंड है। तो कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि अल्जीनेट कंपाउंड क्या है? इधर एंटासिड कंपाउंड क्यों नहीं लिखा हुआ है? हम चलिए हम आगे जाके मैं आप लोगों को बता दूँ, एक दो स्लाइड में साथ साथ अटैच कर दूंगा इसमें, ताकि मैं आपको बता दूं कि एंटासिड और अल्जीनेट में डिफरेंस क्या है। ये भी आप देख लें। ये जो इसमें ये जो फर्स्ट सेक्शन है, यहाँ पर स्टमक कंटेंट से यहाँ पर ये रेट शो कर रहा है कि ये मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट है। तो जब आप एंटासिड को इंट्रोड्यूस करते हैं तो न्यूट्रलाइजेस एसिड फॉर इंडाइजेशन रिलीफ। तो जो एसिड की वजह से, हाइपर एसिडिटी की वजह से इंडाइजेशन वगैरह का जो इशू आ रहा है, तो उससे रिलीफ मिलेगी। अच्छा, ये अभी आप देख लें अल्जीनेट। ये जो है गेविस्कान अल्जीनेट कंपाउंड, इसका काम क्या है? ये जब आप एडमिनिस्टर करते हैं तो ये जो आपकी स्टमक की लाइनिंग है, ये जो आपकी स्टमक की लाइनिंग है, यहाँ पर ये एक लेयर बना देता है। इस स्टमक की लाइनिंग जो है ये यहाँ पर एक लेयर बना देता है, जो कि आपके म्यूकोजल मेम्ब्रेन को, आपके स्टमक के लाइन को प्रिवेंट करता है आपके एसिड के इफेक्ट से। क्रिएट प्रोटेक्ट योर रिफ्लक्स बैरियर। तो ये एक बैरियर बन जाते हैं ताकि आपके जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है स्टमक का या इंटेस्टाइन का, वो एसिड की वजह से इफेक्ट ना हो। तो एंटासिड और अल्जीनेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एंटासिड सिर्फ वही करता है कि ये आपके जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, बल्कि गेविस्कान जो है ये आपके स्टमक के लाइनिंग को प्रिवेंट करता है आपके उससे एसिड एसिड ऑफ द स्टमक से। अच्छा, अभी जो है ये जो गेविस्कान है, ये अल्जीनेट सिर्फ अल्जीनेट नहीं है, ना ये सिर्फ एंटासिड है, बल्कि ये एंटासिड और अल्जीनेट का कम्बिनेशन है। एंटासिड अपना काम करेगा, जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है उसकी एसिडिटी को कम करेगा या बेसिक की तरफ ले जाएगा, और जो एल्जीनेट है ये आपके स्टमक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा। कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट द एंटासिड न्यूट्रलाइजेस एसिड फॉर इंडाइजेशन एंड द अल्जीनेट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव राफ्ट टू हेल्प प्रिवेंटिव रिफ्लक्स। तो जो जो वो है गेविस्कान सिरप, इसमें ये जो एक कंपोनेंट है अल्जीनेट, ये आपके स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा, और ये जो दूसरा है एंटासिड, जो कि हाइड्रोक्साइड या बाइकार्बोनेट के फॉर्म में है, तो ये आपके स्टमक की एसिडिटी को रिड्यूस करेगा। उम्मीद है ये वाला पॉइंट भी क्लियर है आप लोगों का। अच्छा, एंटासिड वर्क बाय काउंटर एक्टिंग और न्यूट्रलाइजिंग एनी एक्सेस स्टमक एसिड, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और अल्जीनेट फॉर्म अ raft that floats on top of the stomach content। जी जी हसनैन, सक्रेलफेट नहीं नहीं भाई, सक्रेलफेट और चीज़ है। सक्रेलफेट और चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ। वो हमने वैसे पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा भी था पेप्टिक अल्सर में कि सक्रेलफेट है क्या। वो असल में जो 4 क्लासेस ऑफ ड्रग यूज होते हैं पेप्टिक अल्सर में, वो उसी का एक पार्ट है। Alginate form a raft that floats on the top of the stomach content। एंड कम्बो प्रोडक्ट तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रिकॉशंस क्या है एंटासिड यूज के? जाहिर सी बात है जितनी भी ड्रग्स है तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके उस साइड इफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी अपनाने होते हैं। नॉन एलर्जी इज अ क्लियर कंट्राइंडिकेशन। अगर किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है तो जाहिर सी बात है वो तो बस फिर कंट्राइंडिकेटेड ही है वो ड्रग। Caution should be instituted if used in electrolyte imbalances, gastric intestinal obstruction and renal dysfunction। देखिए, अगर एक बंदे को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, किसी भी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, वो किया हो सकता है डायबिटिक कैटोएसिडोसिस या कोई और फिट्स वगैरह या इस तरह के कंडीशंस भी हो सकते हैं, जिसमें अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आता है या क्रॉनिक डायरिया, क्रॉनिक या टाइसेंट्री वगैरह, तो इससे भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं, तो उसमें से फिर थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए और अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, ये कैसे काज होता है? जब परफोरेशन होता है, हमने पेप्टिक अल्सर में थोड़ा सा टच दिया भी था इसको कि ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है। तो ये जो आपकी गैस्ट्रिक लाइनिंग है, इसकी अगर कोरोजन होती है तो उससे गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जो कि फूड की डिलेइंग एम्पटिंग
या डिलेड डाइजेशन या इनडाइजेशन की तरफ जाता है फिर रेनल डिसफंक्शन है इस तरह, क्योंकि जितनी भी ड्रग्स है जितनी मतलब मेजॉरिटी जो ड्रग्स है उनकी जो एलिमिनेशन होती है वो रेनल के थ्रू होती है, किडनीज के थ्रू होती है। तो अगर रेनल डिसफंक्शन है तो उसको भी फिर रिव्यू करना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट इज रेयरली यूज्ड बिकॉज ऑफ पोटेंशियल सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट ये कहते हैं कि NaHCl3 NaHCl3 जो कि एक केमिकल कंपाउंड है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक कंपाउंड है। तो ये कहते हैं कि बहुत रेयरली वो इसको इस्तेमाल किया जाता है एंटासिड्स में, क्योंकि ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस काज कर सकता है। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है इसकी एंटासिड की मतलब एंटी फार्माकोकाइनेटिक्स आप सबको पता है कि क्या चीज़ है, कि इसकी एंटासिड की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन कैसी होती है। दीज एजेंट्स आर टेकन ऑरली एंड एक्ट लोकली इन द स्टमक। इसको ऑरली लिया जाता है और ये लोकली एक्ट करता है स्टमक पे। अच्छा, इसके इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर क्या इफेक्ट है इसके, रिबाउंड एसिडिटी और अल्कलोसिस में आकर। कैल्शियम साल्ट्स में लीड टू हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया मीन जब कैल्शियम साल्ट्स की मकदार बढ़ जाए बॉडी में या ब्लड में। मैग्नीशियम साल्ट्स कैन कॉज डायरिया। अच्छा, ये कहते हैं कि अगर मैग्नीशियम साल्ट्स को ज़्यादा एडमिनिस्टर करे या डोज, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एंटासिड की जो सिरप्स है वो लोग बगैर डोज की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं यार इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जो भी है। तो आप लोग ये आसानी से शेयर कर सकते हैं कि मैग्नीशियम साल्ट्स वो डायरिया काज कर सकता है अगर एक सिरप में मैग्नीशियम साल्ट्स है, बल्कि मेजोरिटी जितनी भी एंटासिड सिरप्स है मेजोरिटी में मैग्नीशियम साल्ट्स ही ऐड किए जाते हैं। कैल्शियम साल्ट जो है हाइपर कैल्सीमिया काज करते हैं, कैल्शियम का मकदार जब बढ़ते हैं तो उससे भी साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स, बहुत सारे इश्यूज प्रोड्यूस हो सकते हैं। एल्यूमिनियम साल्ट्स में काज कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, अगर एल्यूमिनियम के साल्ट्स बढ़ते हैं उससे ब्लड में या फ्लूइड्स में तो कंस्टिपेशन काज हो सकता है, या हाइपोफॉस्फेटेमिया, फॉस्फेट का मकदार जब बहुत ज़्यादा कम हो जाए। अच्छा, फ्लूइड रिटेंशन ड्यू टू हाई सोडियम कंटेंट ऑफ द एंटासिड, क्योंकि आप देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसमें, या सोडियम बाइकार्बोनेट्स होते हैं इसमें, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। तो जो सोडियम कंटेंट है इसमें ये फ्लूइड रिटेंशन भी कॉज कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब भी कोई रीनल डिसफंक्शन है, कोई हाइपरटेंशन वगैरह है जो भी है, तो आप लोगों ने कंसल्ट करनी है अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के साथ अगर आप एंटासिड सिरप को यूज़ करते हैं। एडमिनिस्टर द एंटासिड अपार्ट फ्रॉम एनी अदर मेडिकेशन। अच्छा, ये हमेशा याद रखें, अक्सर कम्बिनेशन मेडिसिन या पॉलीफार्मेसी में या जो प्रिस्क्रिप्शन में मतलब 2 3 4 या अप टू 10 20 तक ड्रग्स होते हैं। खैर 20 तो नहीं होते, लेकिन चले 12 तक 10 तक चले जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन मेजरली। तो अगर उसमें कोई एंटासिड सिरप है, कोई एंटासिड प्रोडक्ट है उसमें, तो उसको 1 आवर बिफोर या 1 आवर आफ्टर दोज ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप और ड्रग्स लेते हैं तो उससे 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में आपने एंटासिड को यूज़ करना है टू इंश्योर एडिकेट एब्जॉर्प्शन ऑफ द अदर मेडिकेशन, क्योंकि ये बहुत सारे एब्जॉर्प्शन, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन को ये इफेक्ट करते हैं एंटासिड। जैसा कि मैं आपको एक कॉमन ड्रग बता दूं, गाबापेंटिन, गेबिका वगैरह इन चीज़ों के नाम से जो अवेलेबल है। गाबापेंटिन एक कॉमन ड्रग है जो कि मोस्टली न्यूरोलेप्टिक है, न्यूरोलॉजिक इश्यूज में, डिसऑर्डर्स में, डिजीज में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं गाबापेंटिन। तो उसको अगर आप कंकमिटेंटली अगर आप साथ में लेते हैं एंटासिड के, तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत इफेक्ट होगी और उसके खैर वो सीवियर तो नहीं कह सकती, लेकिन एक्यूट साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो इसलिए एहतियातन जितनी भी ड्रग्स है तो एंटासिड को 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में इस्तेमाल करने चाहिए और ड्रग्स से। टिल द पेशेंट टू चीव द टैबलेट थॉरली बिफोर swallowing, फॉलो इट विद 1 ग्लास ऑफ वाटर। अगर फॉर एग्जांपल एंटासिड के टैबलेट्स भी ज़्यादातर अवेलेबल है मार्केट में, तो उसको ये है कि उसको चीव करना चाहिए आइदर टू swallow, और जब वो चीव कर लेते हैं, जब टैबलेट ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद 1 ग्लास ऑफ वाटर लेना चाहिए। ये इसकी कंसिडरेशंस है। रेगुलरली मॉनिटर फॉर मैनिफेस्टेशंस ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अगर कोई बंदा लॉन्ग टर्म के लिए या ज़्यादा डोज में इस्तेमाल करता है एंटासिड के सिरप या एंटासिड के प्रोडक्ट्स को, तो उसके एसिड बेस बैलेंस को मॉनिटर करना चाहिए और उनके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को भी मॉनिटर करना चाहिए।
provide comfort measures to alleviate constipation associated with aluminium and diarrhea associated with magnesium salts. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैग्नीशियम साल्ट से एल्यूमिनियम साल्ट से जो साइड इफेक्ट्स आते हैं उनके भी मॉनिटर करना चाहिए और उनके काउंटरएक्ट के लिए भी कोई एक्शन प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। अच्छा तो इसमें कहते हैं कि आपने जब भी मतलब एंटासिड को यूज़ किया जाता है तो इसकी इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करना चाहिए। जब अल्सर में इस्तेमाल करते हैं पायरोसिस वगैरह जितनी भी कंडीशंस है तो उसमें से इफेक्टिवनेस को मेजर करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए ताकि वो साइड इफेक्ट्स उसकी ज़्यादा ना आए। एक कॉमन कंडीशन है, बहुत ही कॉमन कंडीशन है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, गर्ड, जो कि आप लोगों ने यस मैं आपको बताता हूँ। हसनैन आपकी तीनों क्वेश्चन में एड्रेस करूंगा एंड में। अच्छा गर्ड जो है एक कॉमन डिजीज है, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। और ये होता क्यों है, देखिए ये स्टमक कंटेंट है, ये स्टमक कंटेंट है, ये जो आप देख रहे हैं ये आप जूम कर सकते हैं इसको, ये जो क्लोज स्पेंक्टर है, क्लोज्ड स्पेंक्टर जिसके इर्द गिर्द मैं सर्कल सर्कल घुमा रहा हूँ, तो ये वॉल जो है इस सिक्रीशन को, क्योंकि ये तो एसिडिक है ये मीडियम ये फ्लूइड, इसको ऊपर जाने से ये ऊपर वाले जो एरिया है ये है आपका एसोफेगस। जब आप किसी चीज को स्वॉलो करते हैं तो वो एसोफेगस के थ्रू आता है स्टमक में। तो ये जो है ये क्लोज स्फिंक्टर ये इस एसिड को ऊपर जाने से प्रिवेंट करता है। अगर किसी वजह से, किसी डिजीज की वजह से या किसी डिसऑर्डर की वजह से, किसी भी चीज की वजह से अगर ये जो स्फिंक्टर है इसके मसल्स वीक हुए, इसके मसल्स वीक हुए और ये जो है एसिड, ये फ्लूइड जो है रिफ्लक्स कर गया ऊपर की तरफ एसोफेगस की तरफ, तो इससे जो डिसऑर्डर काज होता है वो काज होता है गर्ड, जिसको कहते हैं गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें से इशू होते हैं रिगरगेटेशन का। मतलब जिन्हें ये इशू होते हैं तो जब खुराक खाते हैं तो उनके मतलब जो कड़वा फ्लूइड आता है मुंह में, या उनका जो अक्सर उन्हें फील होता है कि मतलब चीज़ें जो है ऊपर आनी शुरू हो जाती है, इंडाइजेशन वगैरह, तो इस डिजीज को कहते हैं गर्ड। ये मैंने आपको ब्रीफली बताया। अच्छा गर्ड को कैसे प्रिवेंट करना है, तो स्टॉप स्मोकिंग, ऑब्वियसली जितनी भी स्टमक के डिसऑर्डर है तो सब में स्मोकिंग को क्विट करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग का ये है कि एसिड सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। एसिड सिक्रीशन जब बढ़ेगी तो पेप्टिक अल्सर, गर्ड, एसोफेजाइटिस वगैरह जो इश्यूज हैं इंडाइजेशन वगैरह के हार्ड बन के ये आएंगे। एक्सरसाइज रेगुलर रेगुलर एक्सरसाइज करें, सिट अप स्ट्रेट, तो स्ट्रेट बैठना चाहिए, ना कि आप टेढ़े बैठे या मतलब एबनॉर्मल सीटिंग अगर आपकी हो, तो इससे भी गर्ड का ये है कि रिगर्गिटेशन फूड का हो सकता है। अच्छा ईट स्मॉल मील्स थ्रू आउट द डे। अच्छा छोटे मील्स लेनी चाहिए, छोटी मील्स इसलिए ताकि आप थोड़ा सा खाना खाते हैं तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो। और ची फूड स्लोली, खुराक को ऐसा है कि खुराक को स्लोली चबाया करें और अवॉइड हार्ट बर्न ट्रिगर। अच्छा हार्ट बर्न की जो ट्रिगर्स है मतलब लेमन, जो लेमन वगैरह है या जो मिर्ची है या जो कोल्ड ड्रिंक्स है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। वेयर लूज एंड कंफर्टेबल क्लॉथिंग, स्लीप विद योर हेड and shoulder popped up, minimize caffeine and alcohol consumption, avoid lying down for 83 hours after a meal। तो ये सब प्रिकॉशंस है, ये सब कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस है, अगर एक बंदा करता है तो गर्ड से वो बचेगा, गर्ड से वो प्रिवेंट होगा। ये था आज का हमारा लेक्चर, और जो आप लोगों की क्वेरीज है वो मैं आपको ग्रुप में बताता हूँ। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर, एनी मोर क्वेश्चंस? अच्छा ये हसनैन आपका जो ये इस टॉपिक से रिलेटेड जो वाला क्वेश्चन है वो मैं एड्रेस कर लेता हूँ। हाउ टू कंट्रोल इफेक्ट्स ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एंटासिड। देखिए इफेक्ट तो ऐसे ही कंट्रोल हो सकते हैं जब आप रिकमेंडेड डोज में एंटासिड को लेंगे, एंटासिड को एडमिनिस्टर करेंगे या यूज़ करेंगे। तो जो एल्यूमिनियम साल्ट है या मैग्नीशियम साल्ट के जो साइड इफेक्ट्स आते हैं वो खुद बहुत प्रिवेंट हो जाएंगे अगर आप मतलब उसको रेंडमली लेते हैं या विदाउट प्रिस्क्राइब्ड मैनर लेते हैं वो, तो जाहिर सी बात है फिर उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे, और बगैर मॉनिटरिंग के अगर आप लेते हैं। अच्छा इसके अलावा है सक्रेफेट, बीएलजीनेट है, नो जी, नो क्वेश्चन। चले, थैंक यू सो मच फॉर सच बीइंग अटेंटिव ऑडियंस। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास सफाई रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।